कहते हैं दोस्त वही जो मुसीबत में काम आए, लेकिन क्या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दोस्ती का मतलब वैसा ही होता है जैसा हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में समझते हैं? ईरान दशकों से एक रणनीतिक त्रिकोण की बात करता रहा है, तेहरान, मॉस्को और बीजिंग। एक ऐसा गठबंधन जो दुनिया को ये बताने के लिए था कि अमेरिका की दादागिरी अब खत्म हो रही है। लेकिन आज ईरान पर बम गिर रहे हैं। जब उसके अस्तित्व का सवाल खड़ा है तो मॉस्को और बीजिंग कहाँ है? क्यों दुनिया के ये दो बड़े खिलाड़ी बस चिंता जता रहे हैं लेकिन मदद के लिए अपने हाथ आगे नहीं बढ़ा रहे हैं? आज बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के उस कड़वे सच की जिसे देख तो सब रहे हैं लेकिन बोल कोई नहीं रहा है। दुनिया के नक्शे पर ईरान को देखिए। पिछले कुछ महीनों में तेहरान ने खुद को एक ऐसे घेरे में पाया है जिसे तोड़ना मुश्किल होता जा रहा है। अमेरिका और इजराइल के साथ चल रहा संघर्ष अब एक निर्णायक मोड़ पर है। ईरान ने उम्मीद की थी कि जब मुसीबत आएगी तो रूस और चीन उसके साथ खड़े होंगे, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और ही है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि रूस अमेरिका और इजराइल को रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन क्या ये सिर्फ शब्द है? कूटनीति की भाषा में जिसे संयम और अंतर्राष्ट्रीय कानून कहा जाता है, असल में वो एक सुरक्षित दूरी बनाने का तरीका है। मॉस्को और बीजिंग ने निंदा तो की, लेकिन कोई सैन्य मदद, कोई हथियार, कोई सीधी सुरक्षा गारंटी नहीं दी। क्यों? क्योंकि आज के दौर में देश आइडियोलॉजी नहीं, इंटरेस्ट यानी अपने फायदे को प्राथमिकता देते हैं। पहले बात करते हैं रूस की। मॉस्को खुद यूक्रेन में फंसा है। वहां उसकी सेना, उसका पैसा और उसकी कूटनीति सब कुछ झोंक दिया गया है। ऐसे में क्या रूस वॉशिंगटन के साथ एक दूसरा मोर्चा खोलने की गलती करेगा? बिल्कुल नहीं। रूस के लिए ईरान सिर्फ एक दोस्त नहीं बल्कि नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का एक अहम हिस्सा है। रूस को अपने व्यापार के लिए तेहरान की जरूरत है, लेकिन अमेरिका से सीधी दुश्मनी का जोखिम उठाकर अपने ही अस्तित्व को खतरे में डालना रूस की रणनीति में कहीं नहीं है। अब देखते हैं चीन को। चीन के लिए ईरान बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की धुरी है, लेकिन बीजिंग की अर्थव्यवस्था अमेरिका और यूरोप के बाजारों पर टिकी है। चीन के लिए ईरान के साथ खड़ा होना अपने सबसे बड़े ग्राहकों से दुश्मनी मोल लेना है। बीजिंग का रवैया साफ है, मजबूत बयान, युद्ध विराम की अपील, लेकिन इंटरफेरेंस कभी नहीं। ये विश्वासघात नहीं है, ये शुद्ध भू राजनीति है जहाँ भावनाएं नहीं, गणित चलता है। नाटो जैसे संगठनों के विपरीत ईरान, रूस और चीन का रिश्ता कोई कानूनी गठबंधन नहीं है, ये एक लेन देन वाली साझेदारी है। नाटो में एक पर हमला यानी सब पर हमले का नियम है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। ईरान का नेतृत्व अब शायद समझ रहा है कि जिसे वो अपना मजबूत कंधा समझ रहे थे वो असल में एक कूटनीतिक दीवार है। ईरान अब पूरी तरह अकेला नहीं, उसके पास अपनी मिसाइल है, ताकत है, प्रॉक्सी मिलिशिया का नेटवर्क है। वो वॉर ऑफ एट्रिशन यानी शरण युद्ध की रणनीति अपना रहा है। लेकिन सवाल फिर भी वही है, क्या ये काफी है? अगर ईरान इस हमले से बच निकलता है तो शायद वो रूस चीन के और करीब आए, लेकिन अगर वो लड़खड़ाता है तो मध्य पूर्व में वॉशिंगटन का वर्चस्व फिर से कायम हो जाएगा। ये युद्ध केवल ईरान का नहीं है, ये उस पुरानी सोच की परीक्षा है जो मानती थी कि मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त होता है। इतिहास गवाह है कि संकट के समय में सबसे करीबी दोस्त भी पहले अपना घर देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई भी राष्ट्र किसी दूसरे के लिए अपना घर नहीं जलाता। आज ईरान अकेला लड़ रहा है और ये दुनिया के हर उस देश के लिए एक सबक है जो बड़ी शक्तियों के भरोसे अपनी सुरक्षा की नींव रखता है। क्या ईरान की ये तन्हाई आने वाले समय में दुनिया के समीकरण बदल देगी, या फिर ये सिर्फ एक और युद्ध है जिसे दुनिया तमाशा बनकर देख रही है? अगर कल को ऐसी ही स्थिति किसी और देश के साथ हुई तो क्या वाकई कोई देश साथ खड़ा होगा? आप क्या सोचते हैं? क्या ये रणनीतिक त्रिकोण वाकई सिर्फ एक कागजी सौदा था? कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.